हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू SOIC। तो आज की इस वीडियो में वी विल बी कवरिंग 3 AI टूल्स विच कैन हेल्प यू टू फाइंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। तो 3 AI टूल्स ऐसे कौन से हैं विच कैन हेल्प यू टू डू रिसर्च। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस क्या था कि लास्ट 2 मंथ से ऑलमोस्ट आई बीन यूजिंग सम ऑफ द AI टूल्स, चाहे वो हम चैट GPT की बात करें या फिर 2 हिडन टूल्स और भी हैं जो यहाँ पे मैं नेम नहीं करता। एंड दीज टूल्स आई बीन यूजिंग टू एक्चुअली सप्लीमेंट मी विद रिसर्च, बिकॉज जब ये मेरे को सप्लीमेंट कर रहे थे रिसर्च के साथ साथ, तो आई वॉज एक्चुअली बेनिफिटिंग अ लॉट बिकॉज इट वॉज लाइक हैविंग योर पर्सनल रिसर्च एनालिस्ट। तो इन AI टूल्स में ऐसी भी चीज़ है कि एक्चुअली में अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को इन टूल्स के अंदर डालेंगे तो उसका एक पॉडकास्ट फॉर्म क्रिएट होकर आ जाएगा। You can have an intelligent conversation on a particular stock or a business with the AI tool. Apart from this, आप टेक्निकल चार्ट्स इंसर्ट करके देख सकते हैं वेदर कि उस टेक्निकल चार्ट्स की इंटरप्रिटेशन क्या निकल के आती है। देन ऑल्सो देर इज़ अ मेथड की जिसके थ्रू आप स्टॉक्स को स्क्रीन कर सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं कि जैसे कौन से सेक्टर में कौन सी कंपनीज है, उनकी क्या कैपेसिटीज़ है। So there are n number of things that you can do with these tools, and these tools have really helped me in terms of doing research. सो पर्पस ऑफ मेकिंग टुडेज वीडियो इज कि आज हम कैसे मॉडर्न डे के जो जितने भी AI के टूल्स हैं उनको लेवरेज करके कैसे अपने खुद के रिसर्च प्रोसेस में लगा सकते हैं। एंड आज हम इस वीडियो में ये चीज़ सीखेंगे। Before I start the video, if you're excited for the video, just drop a hell yes in the comment section and make sure that you have smashed the like button and the subscribe button. With this, let's start with the first AI tool, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि how you can learn to have an intelligent conversation with an AI bot, जिसने अगर आप कोई कंपनी पढ़ रहे हैं, इंडस्ट्री पढ़ रहे हैं, उस पर अगर आप उसमें डॉक्यूमेंट्स डालेंगे तो आप बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग इंसाइट्स डिराइव कर सकते हैं। विद दिस लेट्स स्टार्ट विद इट। तो यहाँ पे हम फर्स्ट टूल चेक करते हैं एंड दिस इज माय फेवरेट टूल एंड दीज टूल्स आई बीन लर्निंग बिकॉज फॉर पास्ट कपल ऑफ डेज आई वाजंट वेल। तो पहला टूल क्या है हमारा, गूगल नोटबुक LLM। आप क्या सर्च कर सकते हैं, गूगल नोटबुक LLM, एंड आपके सामने एक ये चीज खुलेगी, राइट। तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट थिंग आपको आना है, आपके सामने ये पेज आएगा, देन यू हैव टू क्लिक ऑन ट्राई नोटबुक LM। एंड जैसे आप नोटबुक LM ट्राई करेंगे तो आप यहाँ पे डिफरेंट नोटबुक्स बना सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल करते हैं कि हम एक कंपनी का बना के देखते हैं। तो पहले हम एक वीडियो फॉर्मेट में बनाते हैं एंड वीडियो फॉर्मेट के साथ साथ हम लोग की रिसर्च रिपोर्ट के साथ बनाएंगे। तो इस टूल का पर्पस क्या है, डैट आप इस टूल के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन डालेंगे आप उसके साथ डीप कॉन्वर्सेशन कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ एंड बेस्ट ब्यूटी ऑफ इट इज, सपोज करते हैं किसी कंपनी का DRHP आया, एग्जाम्पल लेते हैं जैसे संभव स्टील ट्यूब्स का आया या वारी एनर्जीज का आया। तो अगर आप वारी एनर्जीज का DRHP इसमें अपलोड करेंगे एंड सपोज यू आर वॉकिंग, राइट, एंड आपके पास टाइम नहीं है रीड करने का, तो यू कैन कन्वर्ट द इंटायर समरी ऑफ दैट DRHP इनटू अ पॉडकास्ट एंड यू कैन लिसन टू इट, दैट टू इन अ कॉन्वर्सेशन फॉर्म। दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस टूल। तो पहले यहाँ पे हम वीडियोस में कन्वर्ट करके देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक कंपनी की AGM खोलता हूँ, दैट इज बाय द नेम ऑफ गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। तो इनकी एक बारी AGM ओपन करते हैं हम, एंड हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि इस कंपनी की AGM हम गूगल नोटबुक LLM में डाल देंगे और हम कहेंगे हमें इसकी समरी दो। तो पूरी की पूरी आपको समरी मिल जाएगी यहाँ से। तो व्हाट वी डू इज दैट वी जस्ट टेक दिस, डू Ctrl+C ऑन द लिंक, हम इस लिंक को कॉपी करेंगे एंड हम यहाँ पे आएंगे, हम करेंगे क्रिएट नोटबुक, राइट। तो हम नोटबुक एक क्रिएट करेंगे। तो जैसे ही क्रिएट करेंगे इट विल से कि कौन से सोर्सेज से आपको लेके आनी है। जैसे आप अपने लैपटॉप से भी कोई PDF अपलोड कर सकते हैं, आप कोई लिंक भी अपलोड कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ कि मेरे पास YouTube लिंक है एंड आई जस्ट क्लिक ऑन Ctrl+V एंड इंसर्ट, राइट। तो गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड में रिसेंटली क्या प्रॉब्लम हुई थी इज दैट की कंपनी ने रिसेंटली एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करी थी। क्या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करी थी कि कंपनी गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स केपेक्स कर रही है काफी बड़ा फर्मेंटेशन का 1000 करोड़ का, एंड वो केपेक्स एक सब्सिडरी कंपनी में हो रहा है। तो सब्सिडरी कंपनी का 25 to 30% जो स्टेक था प्रमोटर्स ने अपने आप को गिफ्ट कर दिया एट फ्री, बेसिकली किसी कॉस्ट पे नहीं, एंड बाकी पब्लिक शेयर होल्डर्स पास 70% है, 70 to 75%, इवन दो पब्लिक कंपनी ही केपेक्स फंड कर रही है। तो बेसिकली इट्स एन एक्ट ऑफ सॉर्ट ऑफ इट्स समथिंग विच इज नॉट वेरी गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाइज। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ इनके साथ हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दिस इज गूगल नोटबुक LLM। सो लेट्स जस्ट राइट व्हाट इज द
key summary of the AGM? What is the key summary of the AGM? Let's just ask, right? तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आया। तो की समरी यहाँ पे हमारे सामने अभी जो गूगल नोटबुक LLM है इसकी पूरी की पूरी यहाँ पे बेसिकली जो पूरी AGM की समरी है दैट विल कम टू इन फ्रंट ऑफ यू इन बेसिकली इन स्नैपशॉट। कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी की बात करी, फिर कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात करी कि न्यू लिक्विड ग्लूकोज प्लांट एट मालदा वेस्ट बंगाल, राइट। देन सोबिटॉल प्लांट लगा रहे, देन कंपनी 3 फर्मेंटेशन प्रोजेक्ट कर रही है, राइट। एंड कंपनी का मार्केट शेयर 20% है। नाउ द ब्यूटी ऑफ इट इज कि कहाँ पे कंपनी ने 20% बोला, तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस 4, राइट। जैसे ही आप 4 पे क्लिक करेंगे तो व्हाट विल हैपन कि कहाँ पे एग्जैक्ट बोला था AGM में, दैट विल ऑल्सो गेट लोडेड, राइट। तो ये पूरी की पूरी ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे आपके सामने अपलोड हो रही है। देन लेट्स फर्दर गो फॉरवर्ड। फिर कंपनी ने एक्सपोर्ट की बात करी कि वी आर एक्सपोर्टिंग टू ओवर 100 कंट्रीज and export like is contributing to 60% of sales, right? So Southeast Asia is contributing to 60% of sales. And यहाँ पे interesting thing है कि the company diluted its shareholding in Maze Sitam Limited, a subsidiary which raised concerns amongst some shareholders. The management maintained that the decision was in the best interest of all stakeholders, right? तो यहाँ पे ये shareholders का एक concern था। तो key takeaways क्या है कि Gujarat Ambuja Exports has demonstrated robust financial performance. Companies focus on mitigating risk. The decision to dilute shareholding in Maze Sitam Limited has raised concerns among some shareholders, but the management remains confident. But बार-बार क्या बोला कि that it has raised some concerns. And यहाँ पे 3 points पे आप देखेंगे, 3 points पे throughout the AGM 11, 12, 13 में 3 जगह concerns raise करे गए. Now this is an important part for us to analyze, right? तो हमें इसको जाके अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन से पॉइंट पे बहुत ज्यादा कंसर्न रेज हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं, दैट इज जस्ट ओवर हियर, जस्ट अ सेकंड, राइट। तो 11th पे रेज हुआ है, राइट, 12th पे रेज हुआ है एंड 13th पे रेज हुआ है। तो राइट, तो यहाँ पे लाइक जस्ट सेकेंड, जस्ट ओवर हियर, लाइक सो यहीं पे सबके जो की क्वेश्चंस आ रहे हैं कि की क्वेश्चंस कहाँ पे आ रहे हैं कि बेसिकली ये कि आपने जो डाइल्यूशन करी है ये डाइल्यूशन क्यों करी है, राइट। सो यहाँ पे आप देखेंगे इन लास्टली सर वी हैव सोल्ड 25% इन मेज सितम टू द प्रमोटर्स बॉट दिस आई थिंक ओनली फॉर 5 करोड़ वर्थ ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड दिस कंपनी हैज 1000 करोड़ ऑफ फ्री कैश, राइट। तो बेसिकली शेयर होल्डर्स का क्या क्वेश्चन है कि यार इतना बड़ा आप AGM के अंदर आप ये मतलब आप इतना बड़ा केपेक्स कर रहे हो 1000 करोड़ का एंड उस कंपनी का 25% आपने प्रमोटर्स को गिफ्ट कर दिया, राइट। तो ये शेयर होल्डर्स ने थ्रू आउट द AGM कंसर्न्स उठाए। तो गूगल नोटबुक LLM से पढ़ना क्या इजी था कि जहां पे बहुत बारी कोई पॉइंटर रेज हुआ है, जैसे फर्मेंटेशन के बारे में 3, 8, 9 और 8 और 9 पे रेज हुआ है, राइट। सो दैट इज बेसिकली कि कहाँ पे हम देख सकते हैं कि कहाँ पे फर्मेंटेशन की बात हुई है। तो हम पूरी की पूरी यहाँ ट्रांसक्रिप्ट पढ़ सकते हैं AGM की कि यहाँ पे फर्मेंटेशन की बात हुई है बिकॉज दैट इज द फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर। बट मेन कंसर्न हमें यहाँ से पता लगा AGM में शेयर होल्डर्स का था कि इन्होंने एक कंपनी का डाइल्यूशन करा, right? And that company has been gifted to the promoters by 25% stake, even though public limited company उसका capex fund कर रही है। तो 75% public limited company पास है, 25% promoters के पास private capacity में भी हो गया। So this is just an example कि हम कैसे without listening to the entire AGM, we are doing the entire summary and catching the examples. Now let's go to the much more advanced usage. तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसमें करता हूँ गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड AGM, राइट। एंड एक्चुअली मैं यहाँ पे ऐड भी कर सकता हूँ अगर मेरे को इस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग ऐड करनी है यहाँ पे। तो व्हाट कैन आई डू इज सिंपली एक चीज करते हैं कि अगर मेरे को गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स का ही अपने पास पूरा पेज बना के रखना है जस्ट टू ट्रैक दिस कंपनी, तो यहाँ पे आता हूँ एंड कंपनी की क्रेडिट रेटिंग यहाँ देखते हैं, राइट। तो क्रेडिट रेटिंग यहाँ से ओपन हुई, तो क्रेडिट रेटिंग को एक बार हम लोग यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड क्रेडिट रेटिंग एंड व्हाट आई डू इज दैट कि आई जस्ट कम टू गूगल LLM and just upload the Gujarat Ambuja Exports Limited credit rating. तो यहाँ पे इनकी गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की क्रेडिट रेटिंग भी यहाँ पे अपलोड हो गई एंड इस क्रेडिट रेटिंग में मैं कॉन्वर्जेशन भी डेवलप कर सकता हूँ, एक पॉडकास्ट बना सकते हैं, राइट। तो मेरे लिए यहाँ पे एक पॉडकास्ट क्रिएट हो जाएगा अगर आप देखेंगे जनरेटिंग कॉन्वर्जेशन, राइट। तो जनरली टेक्स 3 to 4 minutes और 5 to 6 minutes ऑल्सो, पर एक पूरा का पूरा पॉडकास्ट क्रिएट हो जाता है वेयर 2 people are having a conversation about the company, राइट। तो यहाँ पे हम क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं क्रेडिट रेटिंग में से कि पहले देखते हैं कि व्हाट आर द कंपनीज की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। तो अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो एक हमने क्वेश्चन पूछा, तो एक क्रेडिट रेटिंग में से पढ़ के और AGM में से पढ़ के, एक्चुअली मैंने हमने दोनों सोर्सेज को ही सिलेक्ट करा।
तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि कंपनी कैसे ग्रो कर रही है, कि द कंपनी प्लान्स टू इंक्रीज इट्स मेज प्रोसेसिंग कैपेसिटी बाय 2000 टन्स पर डे ओवर द नेक्स्ट 2 years. The expansion will help Gujarat Ambuja Exports Limited maintain their position as the leader in maize processing. The company plans to do more value-added products, right? And company is expanding into fermentation industry. तो बेसिकली क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट से और एजीएम दोनों से अब हमें क्या पता लग रहा है, कंपनी के जो ग्रोथ के टारगेट्स हैं. तो एक्चुअली मैं इसके अंदर जितने भी रीसेंट नोट्स अपलोड करूंगा, सपोज करते हैं मैं यहाँ पे इनकी एनुअल रिपोर्ट अपलोड कर देता हूँ, राइट? तो यहाँ पे जाके मैं इनकी 2024 की एनुअल रिपोर्ट भी अपलोड कर सकता हूँ, एंड देन आई कैन जस्ट क्लिक ऑन ऑल सोर्सेज टू फाइंड दीज आंसर्स. तो एनुअल रिपोर्ट, क्रेडिट रेटिंग, एजीएम, तीनों से मेरे को बाइफरकेट करके आंसर्स आएंगे यहाँ पे. दैट्स द ब्यूटी ऑफ गूगल नोटबुक एलएलएम, राइट? तो अगर आप यहाँ चेक करते हैं तो कंपनी कैसे ग्रो कर रही है, तो आप पूरा यहाँ पे बेसिकली चीजें देख सकते हैं कि व्हाट विल लीड टू द ग्रोथ ऑफ दिस कंपनी. यू हैव टू स्टार्ट बाय आस्किंग स्मार्ट क्वेश्चंस. अब एक हम और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज द की रिस्क, व्हाट इज द की रिस्क टू द मार्जिन्स, भी हम एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे. जो मार्जिन है कंपनी को, उसमें क्या की रिस्क है. और यहाँ पे एक फ्रेमवर्क आप क्या यूज कर सकते हैं, बिजनेस रिस्क और मैनेजमेंट, कि बिजनेस में जो ग्रोथ आ रही है, बिजनेस के जो मार्जिन है हमें पता लगेगा. बिजनेस में अगर हम यहाँ पे रिस्क फैक्टर देखते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं ये क्रेडिट रेटिंग और एजीएम दोनों से है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्क टू गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स प्रॉफिट मार्जिन इज द वॉलेटिलिटी प्राइसेस फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट्स. This is because Gujarat Ambuja exports key raw material is maize, seed, soya seed, raw cotton, and all agriculture commodities with prices tied to agriculture output. तो मॉनसून, यील्ड लेवल और एटसेट्रा इन सब पे डिपेंड करता है. एंड कंपनी का जो रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट है, दैट इज वन ऑफ द की रिस्क. तो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन है, इट इज डिसाइडेड बाय द स्विंग इन द कमोडिटी प्राइसेस. हमें यहाँ से ये पता लगा. नाउ यू कैन जस्ट सी कि व्हाट्स द ब्यूटी ऑफ इट, राइट? कि हमें दोनों चीजें यहाँ से हम देख पाए कि कंपनी के एजीएम से और कंपनी की क्रेडिट रेटिंग भी पढ़ के हमने रिस्क फैक्टर्स निकाले, एंड देन हमने एक्सपेंशन प्लान्स भी निकाले. देखिए, जब भी आप किसी बिजनेस को पढ़ते हैं तो कुछ सिंपल क्वेश्चंस होते हैं. पहली चीज, कंपनी का एक्सपेंशन प्लान क्या है. दूसरी चीज, कंपनी की क्या ग्रोथ आएगी. तीसरी चीज, कंपनी ने हिस्टोरिकली कैसा करा है. चौथी चीज, कंपनी में रिस्क फैक्टर्स क्या है, साथ साथ कंपनी की ग्रोथ गाइडेंस क्या है. तो इस कंपनी में आके अगर आप एनुअल रिपोर्ट भी अपलोड कर देंगे, देन यू कैन सिंपली आस्क यार ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स क्या रिस्क फैक्टर है. एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द मार्केट शेयर ऑफ द कंपनी. अगर हमें ये क्वेश्चन पूछना है, व्हाट इज द मार्केट शेयर ऑफ द कंपनी, राइट? जस्ट बाय रीडिंग द क्रेडिट रेटिंग एंड द एजीएम, गूगल नोटबुक एलएलएम विल आंसर दिस. जस्ट टू रीड दिस, लेट्स सी. तो यहाँ पे आ गया कि गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स होल्ड्स अ 20% मार्केट शेयर इन इंडियन मेज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. It possesses the highest maize processing capacity of 4,000 tons per day. This is mentioned as per the CARE ratings. एक और चीज क्या आप क्या कर सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं कि आप मेज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ऊपर लिख सकते हैं. आप सुखजीत स्टार्च को भी डाल सकते हैं यहाँ पे, उनकी भी एनुअल रिपोर्ट्स और लाइक जो क्रेडिट रेटिंग्स है उनको अपलोड कर सकते हैं. दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस टूल. तो अब देखते हैं नोटबुक गाइड क्रिएट होगी हमारे लिए. तो जैसे अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं नोटबुक गाइड पे, तो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस और हमारा पॉडकास्ट क्रिएट हो गया पूरा. क्रेडिट रेटिंग को समझने के लिए पॉडकास्ट, एक्चुअली में ये DRHPs में भी कर सकते हैं, मैं करके भी दिखाऊंगा. Let's just listen to how the podcast is created. It's in a conversation form. Gujarat Ambuja Exports Limited, GAEL. They've been, well, frankly, on a tear recently, expanding like crazy, posting some impressive numbers. But their latest annual general meeting, the AGM, it left some investors kind of scratching their heads. So ready to dive in and unpack this. Yeah, it's easy to get caught up in the hype, right? GAL's killing it. But like most things, the reality is a little more, shall we say, nuanced. This isn't just a one-trick pony. We're talking maize processing, sure, but also soybean processing, cotton yarn, even a foot in renewable energy. It's a lot to unpack. Like a buffet of agricultural businesses. But are all the dishes equally appetizing? I mean, we know they're a leading maize processor in India, but how are the other parts of the business actually doing? That's where things get, well, interesting. Maize is their golden child, no doubt. But those other divisions, some are... Beauty of this is कि मैं इसमें जितने रिसोर्सेज डालूंगा भाई उतने सारे रिसोर्सेज यूज करके पॉडकास्ट बनाने के लिए, जस्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड द कंपनी. व्हाट एल्स आई कैन डू इज आई कैन आल्सो डाउनलोड दिस पॉडकास्ट एंड लिसन टू इट व्हाइल रनिंग और समथिंग, राइट? आई कैन आल्सो चेंज द प्लेबैक स्पीड एज वेल, राइट? सो दिस इज फर्स्ट वन ऑफ द यूसेजेस व्हिच आई फाउंड टू बी रियली रियली यूजफुल. तो यहाँ पे हम वापस चलते हैं. यहाँ पे हमने क्या नेम दिया इसको, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड. अब और क्या ब्यूटी है गूगल नोटबुक एलएलएम की कि इस कंपनी में कोई भी अपडेट आता है तो मैं पहले तो उसको नेम चेंज करके कर देता हूँ, गाइल कंपनी एनालिसिस.
तो इस कंपनी की अगर कॉन कॉल भी होती है, अगर कंपनी का कुछ भी होता है, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट कम हियर एंड ऑल्सो जस्ट पेस्ट अनदर रिसोर्स, राइट। तो मैं इस कंपनी की कॉन कॉल यूट्यूब से भी निकाल के पोस्ट कर सकता हूँ, अगर ये लोग करते हैं, एनुअल रिपोर्ट पोस्ट कर सकता हूँ, लेटेस्ट क्रेडिट रेटिंग्स पोस्ट कर सकता हूँ, एंड लाइक दैट मैं एक डीप कॉन्वर्जेशन होल्ड कर सकता हूँ विद द गूगल नोटबुक LLM। सेम अब हम करते हैं फॉर वन मोर कंपनी विच हैज बीन डूइंग वेरी वेल रिसेंटली, इज अ कंपनी बाय द नेम ऑफ जुबिलेंट फार्मोवा। तो हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे सर्च करते हैं जुबिलेंट की, एंड जुबिलेंट फार्मोवा की एक एनुअल रिपोर्ट का हम लोग अपलोड कर लेते हैं। साथ साथ एक और क्या काम करता हूँ कि जुबिलेंट फार्मोवा की एक्चुअली में एक हम लोगों के पास एक काफी डिटेल रिपोर्ट भी पड़ी हुई है विच इज बीइंग रिटन बाय नुवामा। तो नुवामा की यहाँ पे हम पहले एक रिपोर्ट अपलोड करते हैं, राइट। तो नुवामा की एक रिपोर्ट अपलोड करते हैं जुबिलेंट फार्मोवा में। देन लेट्स डू वन मोर थिंग, एक और रिसोर्स ऐड करते हैं। तो क्या रिसोर्स ऐड करेंगे, तो हम लोग एक काम करेंगे कि जुबिलेंट का यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट ऐड करते हैं। यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट और जुबिलेंट की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, इन दो को भी यहाँ पे अपलोड कर देते हैं, राइट। तो मेरे पास जुबिलेंट फार्मोवा की नुवामा की रिपोर्ट है, मेरे पास जुबिलेंट फार्मोवा की अब एनुअल रिपोर्ट भी है और जुबिलेंट फार्मोवा का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी है। तो आई कैन जस्ट स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस, राइट। तो पहला एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि व्हाट आर द की ड्राइवर्स फॉर जुबिलेंट फार्मोवाज ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 3 years। तो ये हमने एक क्वेश्चन देखा और अब हमारे पास एक बहुत डिटेल्ड आंसर आएगा यहाँ पे। लेट्स वेट फॉर द आंसर कि व्हाट इज लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ दिस कंपनी, राइट। तो देखते हैं यहाँ पे, तो here are the key drivers of Jubilant Pharmova's growth over the next 3 years. Jubilant Pharmova is likely to see a ramp up of RubyFill, a pet imaging product with a cost advantage over its competition. The product has been installed in 80% of US cardiac network. Turnaround of radiopharmacy and generic business. Radiopharmacy business is undergoing a turnaround. EBITDA margins are expected to reach 4% by FY27. Similarly, generic business is also going through a turnaround. फिर थर्ड लाइन कमीशन हो रही है एट स्पोकेन, राइट। तो स्पोकेन इज वन ऑफ देयर फैसिलिटीज अब्रॉड जहां में एक न्यू लाइन कमीशन हो रही है। फिर CRO बिजनेस ग्रो हो रहा है इनका इस टाइम पे, एंड एज पर द इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो इट्स EBITDA at 24% ओवर द नेक्स्ट 3 years, राइट। तो नेक्स्ट 3 years में EBITDA 24% पे ग्रो कर सकता है, एंड कंपनी का जो पैट है इट कैन ग्रो बाय 4x इन द सेम पीरियड। तो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है 4x से ग्रो कर सकती है। बट अब हम एकदम बेसिक प्रिंसिपल से आते हैं। पहले तो हम समझते हैं कि हाउ मेनी बिजनेस डिविजन्स आर देयर इन जुबिलेंट फार्मोवा। हाउ मेनी बिजनेस डिविजन्स आर देयर इन जुबिलेंट फार्मोवा। लेट्स आस्क अ क्वेश्चन, राइट। लेट्स आस्क दिस क्वेश्चन। तो लेट्स सी व्हाट द आंसर कम्स। ये हम सेव टू नोट भी कर सकते हैं यहाँ पे अगर हम करना चाहें, राइट। तो जुबिलेंट फार्मोवा हैज 6 बिजनेस सेगमेंट्स। तो एक्चुअली में जुबिलेंट फार्मोवा में 6 बिजनेस सेगमेंट है। एक एलर्जी इम्यूनोथेरेपी है which is the segment manufactures and supplies allergic extracts and venom products. This is a high margin business contributing to 30% to Jubilant Pharmova's FY24 EBITDA, making up only 10% of its revenues. Basically 10% of revenue है but 30% of EBITDA margin है। Jubilant Pharmova is a number 2 player in US allergy immunotherapy market. The CDMO of sterile injectables है। The segment provides manufacturing facility for injectables. फिर generics का business है which is 12% of its capacity but it is currently loss making. फिर CRDMO business है, फिर proprietary novel drugs है और रेडियो फार्मेसी का business है। तो रेडियो फार्मेसी का business है, this is the largest segment by revenue and EBITDA, representing 45% of revenue and 53% of EBITDA. तो हमें जुबिलेंट फार्मोवा में कहाँ पे फोकस करना है, एलर्जी इम्यूनोथेरेपी में और रेडियो फार्मेसी में, एंड ऑल्सो कि इनके नए एक्सपेंशन क्या आ रहे हैं क्योंकि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो आप हमें क्वेश्चन पूछते हैं what are the new expansions, what are the new capacity expansions of Jubilant Pharmova, or what are the new plans for Jubilant Pharmova to expand capacities of Jubilant Pharmova, right? So let's just ask this question just over here. What are the new capacity expansion plans of Jubilant Pharmova? I think यहाँ पे question expansion plans होना चाहिए, but ठीक है, let's see what the answer comes. तो यहाँ पे इसको हम save to note भी कर सकते हैं, right? तुम्हारा नोट पे भी सेव हो गया, राइट। तो अब देखते हैं जुबिलेंट फार्मोवा कहाँ एक्सपैंड करिए। जुबिलेंट फार्मोवा इज इन्वेस्टिंग $50 million टू एक्सपैंड इट्स पेट रेडियो फार्मेसी नेटवर्क बाय एडिंग 6 न्यू फार्मेसीज। तो ऑलमोस्ट कंपनी यहाँ पे 400 to 450 करोड़ का केपेक्स कर रही है, राइट। द कंपनी एक्सपेक्ट्स द एक्सपेंशन टू जनरेट $30 million इन रेवेन्यू बाय FY28। कंपनी अपना स्पोकेन फैसिलिटी को डबल कर रही है विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $285 million,
right? तो each new line will be of 350 square feet. And US $150 million की जो इन्वेस्टमेंट है, that is being funded by the US government. तो US government $150 million की फंडिंग दे रही है इनको, राइट, इस इन्वेस्टमेंट को लगाने के लिए, राइट. तो CDMO स्टेराइल इंजेक्टेबल्स का भी एक्सपैंड कर रहे हैं कि जुबिलेंट इज आल्सो इन्वेस्टिंग इन US like $80 million to sort of increase the facility of sterile injectables in Montreal. फिर जो रूबी फिल प्रोडक्शन है उसको भी कंपनी इस टाइम पे एक्सपैंड कर रही है, राइट. तो कैपेसिटी टू एक्सपैंड इट, तो ग्रोइंग डिमांड है बेसिकली स्टेराइल इंजेक्टेबल्स की, एंड साथ साथ जुबिलेंट फार्मा एम्स टू कैपिटलाइज ऑन दिस ग्रोइंग डिमांड बाय एक्सपैंडिंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज. अब हम एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं इनसे कि पहली चीज तो व्हाट इज रेडियो फार्मेसी. ये भी एक हम इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज रेडियो फार्मेसी बिजनेस, राइट. व्हाट इज रेडियो फार्मेसी बिजनेस, प्लीज एक्सप्लेन in simple words. What is radio pharmacy business? Please explain in simple words. So Jubilant Pharmova का radio pharmacy business क्या है? So here also we'll get an answer from the Google Notebook LLM, right? So radio pharmacy is explained over there, right? So radio pharmacy business is involved in the development, manufacturing, distribution and dispensing of radio pharmaceuticals, right? तो radio pharma क्या होता है? Basically drugs होते हैं to treat diseases such as cancer, cardiac disorders and neurological disorders. So this is what is the business. अब इस business में entry barriers क्या है, तो ये हमें यहाँ पे भी बता देगा. ये high entry barriers हैं, like complex manufacturing है, stringent regulation है, specialization of handling चाहिए, consolidated market है और काफी सारी यहाँ पे growth opportunities है. तो Jubilant Pharmova इसमें leading player है and I think second largest manufacturer US के अंदर है, राइट. तो हमें अगेन कहीं पे कुछ समझ ना आए इनकी एनुअल रिपोर्ट में या कुछ, तो वी कैन सिंपली स्टार्ट आस्किंग दीज क्वेश्चंस, राइट. क्योंकि आई थिंक यहाँ पे हमने एनुअल रिपोर्ट को भी, हम सिर्फ स्पेसिफिकली एनुअल रिपोर्ट को भी टारगेट कर सकते हैं. वी कैन जस्ट आस्क अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो हम पूछ सकते हैं कि इस कंपनी में टैक्स का क्या इशू है, इस कंपनी में आज तक US FDA अलर्ट हुआ नहीं हुआ. आई थिंक एनुअल रिपोर्ट हम इनकी प्रेजेंटेशन कर लेते हैं. आई थिंक तीनों से पूछते हैं. तो पहले हम पूछते हैं क्योंकि फार्मा कंपनी में US FDA इश्यूज होते हैं. So has there been any US FDA issue? माने रेगुलेटर आके प्लांट बंद कर देते हैं. Has there been any US FDA issue with Pharmova in the past? So let's ask this question. So let's just see the answer. कि पास्ट में आज तक ऐसा कुछ हुआ है कि कोई US FDA इशू हो जुबिलेंट फार्मोवा पे, तो यहाँ पे हमारे सामने इसका आंसर निकल के आएगा, राइट. तो यू कैन पुट इन एनी डॉक्यूमेंट्स एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग एन आंसर. फार्मोवा एंड US FDA इश्यूज. तो रुड़की के अंदर इशू हुआ था कि सप्लाईज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, राइट. मॉन्ट्रियल फैसिलिटी के अंदर वार्निंग लेटर आया था 2013 में, बट 2014 में क्लियर हो गया था. फिर 2023 में एक और ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड आया था. फिर स्पोकेन फैसिलिटी में भी 2013 में वार्निंग लेटर आया था, राइट. एंड 2024 में इन्होंने अपनी जो लाइक जितनी भी लाइक मतलब जो भी ऑडिट था उसको क्लियर कर लिया था, राइट. तो ऑरलैंडो रेडियो फार्मेसी में भी 6 ऑब्जर्वेशंस आई थी US FDA की, राइट. तो इससे हमें एक चीज क्या पता लगी कि इस बिजनेस के अंदर US FDA का रिस्क है. तो हम एक्चुअली में गूगल नोटबुक से भी पूछ सकते हैं व्हाट आर द बिगेस्ट रिस्क इन द बिजनेस ऑफ जुबिलेंट फार्मोवा, द बिजनेस ऑफ जुबिलेंट फार्मोवा. लेट्स जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन. तो सबसे बड़े रिस्क क्या है इस बिजनेस के अंदर, ये भी हमें यहाँ से एनुअल रिपोर्ट, इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन होकर स्कैन होकर मिल जाएगा, राइट. सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस टूल. एकदम ब्यूटीफुल टूल है बिकॉज let's look at some of the risks. तो regulatory and compliance risk, right. तो regulatory risk US FDA वाला risk हमने cover करा, right. Then dependence on single manufacturing facilities is also a risk. Dependence on limited number of suppliers, competition is also a risk. talent तो risk रहते हैं. failure to supply to customers भी एक risk है, right. तो actually में क्योंकि यहाँ पे annual report भी inserted है, तो हम इनसे taxes के भी question पूछ सकते हैं. Has there been any tax issues in the company in the past, or are there any big contingent liabilities? माने वो liabilities which are off the balance sheet items, liabilities. तो एक क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे, कंटिजेंट लाइबिलिटी माने कोई भी टैक्स वैक्स इशू तो नहीं हो सकता कंपनी में. अब देखो एनुअल रिपोर्ट क्योंकि ऑलरेडी गूगल नोटबुक LLM ने पढ़ ली, तो उसका भी आंसर ही हमें दे देगा, राइट. कि इसका मतलब कोई पास्ट में टैक्स इशू या कुछ हुआ है या नहीं हुआ, राइट. तो जस्ट ओवर है, राइट. तो देखो एनुअल रिपोर्ट भी पढ़ के आंसर बता दिया कि क्या पास्ट में कोई टैक्स इशू हुआ है या नहीं हुआ. तो अगर आपको एनुअल रिपोर्ट पढ़नी आती है तो आप बहुत चीजें कर सकते हैं,
अब मैं इससे ये भी पूछ सकता हूँ कि क्या जुबिलेंट फार्मोवा में कोई बड़ी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस तो नहीं है, पूछ के देखते हैं। तो टैक्स इशू जो भी हमें यहाँ पे पता लगे, अब हम पूछते हैं कि व्हाट इज द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन देयर, कि व्हाट आर द की रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस इन द एनुअल रिपोर्ट, राइट। तो हम और डिटेल्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो देखते हैं हम क्या आंसर आता है कि क्या कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस बड़ी वाली तो नहीं है, तो हमें यहाँ पे भी इसका आंसर मिलेगा, राइट। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस टूल। तो अपने आप ही एनुअल रिपोर्ट में से वो फेच करके ले हमारे लिए निकाल देगा यहाँ पे, राइट। तो की रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, राइट। तो बेसिकली सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, राइट। तो रीइंबर्समेंट, रिकवरी और ये सब है, राइट। एंड द पॉलिसी ऑफ मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो डील करने की है, वो उसका भी हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। कहीं कहीं पे डोनेशन है, कहाँ पे लाइक सैलरीज है, राइट। सो ऑल दोज थिंग्स वील गेट टू नो, वी जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस एंड हमारे सामने वो ओपन होके आ जाएगा कि कितनी सैलरी है या कितना रिन्यूमरेशन है, राइट। सो ऑल दोज थिंग्स विल गेट इन अ हाइपर फोकस्ड फॉर्मेट, राइट। सो दिस इज ऑल्सो द ब्यूटी ऑफ दिस। So let's look at this कि are the margins, एक और क्वेश्चन पूछ रहे क्योंकि इसमें फ्यूचर की भी एक रिपोर्ट है डली हुई, दैट इज नुवामा की। Are the margins expected to expand for the business? So let's ask this question. Are the margins expected to expand for the business? So let's see what it says. कि क्या इस कंपनी के मार्जिन एक्सपैंड हो सकते हैं? तो दैट्स ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टू आस्क। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्शन है नुवामा की रिपोर्ट में, एंड क्या क्या व्हाट कैन बी द लीवर्स व्हिच कैन एक्सपैंड द मार्जिन, तो हमें ये पता लगे। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कैपेसिटी एक्सपेंशन और मार्जिन एक्सपेंशन, ये दो चीजें देखनी है। तो कैपेसिटी एक्सपेंशन तो हमने पहले देख लिया, अब हमें मार्जिन एक्सपेंशन के लीवर्स देखने कि रेवेन्यू मिक्स इंप्रूव हो रहा है कंपनी का, तो ग्रोइंग फोकस ऑन हायर मार्जिन बिजनेसेस सच एज रेडियो फार्मेसी मैन्युफैक्चरिंग, एलर्जी, इम्यूनोथेरेपी एंड सीडीएमओ सर्विसेज। एंड इसके बाद हम देखते हैं ऑपरेशनल टर्न अराउंड। तो रेडियो फार्मेसी बिजनेस में ईबिटा मार्जिन -10% है FY22 में, जो 3% हो गया FY24 में, राइट। तो नुवामा फोरकास्ट करे कि इट विल रीच टू 4% इन FY27। जेनेरिक्स बिजनेस जो लॉस मेकिंग है, दैट विल बिकम ईबिटा ब्रेक इवन इन FY25 एंड बैक टू हाई सिंगल डिजिट ईबिटा बाय FY27, राइट। एंड इसके अलावा यहाँ पे बायो सिक्योर एक्ट की भी बात हुई, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, विच कैन लीड टू अ शिफ्ट अवे फ्रॉम चाइना। Nuwama Research projects EBITDA margins to reach 25% in FY26 and FY27, और यहाँ पे फाइनेंशियल डीलेवरेजिंग भी हो सकती है, राइट। तो ओवरऑल क्या है कि EBITDA मार्जिन इस कंपनी के 14.7 से 18% की तरफ जा सकते हैं ओवर अ ईयर ऑफ नेक्स्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स, राइट। सो अगेन दिस इज एज पर द इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट। वी कैन आस्क इवन स्मार्टर क्वेश्चंस। अगर किसी को उस कंपनी को अच्छे से समझना है तो ऐसे ही समझेंगे, हर एक बिजनेस सेगमेंट पे, हर एक टॉप डाउन व्यू पे और हर एक चीज पे। अब किसी ने यहाँ पे हमने देखा बायो सिक्योर एक्ट है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बायो सिक्योर एक्ट? हम यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बायो सिक्योर एक्ट? तो यहाँ पे हम ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगेन वन क्वेश्चन इज लीडिंग टू द अदर क्वेश्चन, बिकॉज दैट इज व्हाट रिसर्च इज। जिन लोगों के पास बड़ी बड़ी टीम्स नहीं है, जो बहुत बड़ी बड़ी टीम्स नहीं रख सकते, उनके लिए तो गॉड सेंड टूल है यार ये। तो यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास पूरा एक आंसर आ गया, राइट। सो व्हाट इज द बायोसिक्योर एक्ट? Biosecure aims to enhance US biosecurity with restricting collaboration with foreign adversaries when it comes to technology such as biotech, right? यहाँ पे China is a potential target for Biosecure Act. Potential benefits for Jubilant Pharma क्या है कि because it can stand to benefit from this shift, and the company's drug discovery and CDMO facilities can get incremental demand, right? And the sources indicate कि Jubilant Pharma already offers cost arbitrage based services, making it a compelling option for US companies to look to reduce costs, right? तो this is again an example कि क्या क्या basically Biosecure Act से इस कंपनी की ग्रोथ हो सकती है या नहीं हो सकती, right? So again, just because we are inserting a lot more information into it, so our answers are also becoming precise. So what we can do, अगर हमें इस कंपनी का पॉडकास्ट क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पे पॉडकास्ट भी क्रिएट कर सकते हैं कि हमें अगर इस कंपनी को समझना अच्छे से, तो हम पॉडकास्ट वापस पूरा बना सकते हैं। बट एक ब्यूटीफुल चीज क्या है इन सब चीजों की कि अगेन आई जस्ट रीनेम दिस टू जुबिलेंट फार्मोवा रिसर्च, जुबिलेंट फार्मोवा। अब हम एक चीज यहाँ पे और क्या कर सकते हैं कि हम कंपनीज की कॉन कॉल्स अपलोड कर सकते हैं एंड वी कैन क्रिएट समरीज आउट ऑफ इट, राइट। तो यहाँ पे हम और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नाउ एग्जाम्पल लेते हैं कि हम यहाँ पे एक कंपनी लेते हैं बाय द नेम ऑफ अरविंद स्मार्ट स्पेस, राइट। तो अरविंद स्मार्ट स्पेस लेते हैं कंपनी, यहाँ पे इसकी ट्रांसक्रिप्ट लेते हैं एंड इस ट्रांसक्रिप्ट को हम अपने पहले लैपटॉप में सेव करते हैं। I'll just save it by the name of Arvind Smart,
राइट। एंड यहाँ पे हम आते हैं गूगल नोटबुक LLM में, चूज फाइल करते हैं और हम आते हैं अरविंद स्मार्ट पे, राइट। तो अरविंद स्मार्ट स्पेसेस की यहाँ पे कॉन्फ्रेंस कॉल हम इसमें अपलोड कर देते हैं। पूरी की पूरी PDF कॉन कॉल में अपलोड हो जाएगी। एंड हमें जो इंपॉर्टेंट चीजें जाननी है उस कॉन कॉल में से, दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी कैन आस्क, राइट। सो व्हाट आर द की ग्रोथ ड्राइवर्स फॉर अरविंद स्मार्ट स्पेस, लेट्स आस्क दिस क्वेश्चन, राइट। तो क्या की ग्रोथ ड्राइवर है अरविंद स्मार्ट स्पेसेस के लिए? तो कॉन कॉल में हम 3-4 चीजें क्या ही देखते हैं, बिजनेस रिस्क और मैनेजमेंट, कि बिजनेस क्यों अच्छा करेगा, रिस्क फैक्टर क्या है और मैनेजमेंट क्या बता रही है। तो पहले यहाँ पे की ग्रोथ ड्राइवर देखते हैं। तो अगर हम यहाँ देखते हैं इज अ कॉम्प्रिहेंसिव आंसर Q1 में से, की ग्रोथ ड्राइवर ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, कंपनी एम्स टू इंक्रीज इट्स प्रेजेंस इन न्यू मार्केट सच एज पुणे, मुंबई, टारगेटिंग टू अचीव अ 40-40-20 स्प्लिट, राइट। पुणे में ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो रेसिडेंशियल बूम को भी लेवरेज करना चाह रहे हैं। देन एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, क्योंकि जॉइंट डेवलपमेंट मॉडल कंपनी करती है, तो हम जॉइंट डेवलपमेंट भी सर्च कर सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, राइट। देन कंपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ा रही है इस टाइम पे। देन हम देख सकते हैं कि कंपनी का करंट रिजल्ट कैसे थे, 21% इंक्रीज इन कलेक्शन थी और 49% इंक्रीज इन बुकिंग्स थी। फिर कंपनी का हेल्दी कैश फ्लो जनरेशन है कि Q1 के अंदर कंपनी ने 97 करोड़ का कैश फ्लो जनरेट करा है, राइट। नेगेटिव नेट डेट है, तो कंपनी की नेट डेट नेगेटिव है, जो रियल एस्टेट कंपनीज में देखना बहुत ही रेयर रहता है, राइट। तो नेगेटिव नेट डेट ऑफ 58% ऑफ 58 करोड़ एंड ROC कंपनी अचीव करना चाहती है बिटवीन 15-20%, राइट। But important to note कि quarterly financial performance can be lumpy in real estate businesses due to nature of revenue recognition. Overall, Arvind Smart Space growth strategies are shaping its financial performance, etc., etc. Right? तो हम इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल को अपलोड करके की क्वेश्चंस आस्क कर सकते हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, राइट, कि इस टूल की ये ब्यूटी है। एंड और क्या चीज ब्यूटी है कि हम लोग अब हर एक कॉन्फ्रेंस कॉल अरविंद स्मार्ट स्पेस की जब नई नई भी आती रहेगी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अरविंद स्मार्ट स्पेस का एक पूरा टैब ही बना लेंगे, अरविंद स्मार्ट स्पेसेस का एक टैब बना लेंगे। एंड हम हर बारी अरविंद स्मार्ट स्पेस, जैसे जुबिलेंट फार्मोवा में नए रिजल्ट्स आएंगे तो हम रिजल्ट्स को यहाँ अपलोड कर देंगे एंड साथ साथ उनकी प्रेजेंटेशन अपलोड कर देंगे एंड देन यहाँ पे क्वेश्चंस देखेंगे। तो एक आपका समरी ऑफ, एक आपके पास एक पूरी की वैल्यू चेन बनती जाएगी कंपनी की रिसर्च की। एक लास्ट में आपको इसका बहुत बढ़िया यूज दिखाता हूँ। एक न्यू नोटबुक करते हैं एंड यहाँ पे वारी नाम की एक कंपनी है जिसका भी DRHP आया है, राइट। तो वारी का हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इधर। तो वारी का भी DRHP आया है, उसको हम एक बारी अपलोड करके देखते हैं यहाँ पे। तो वारी का DRHP यहाँ अपलोड करते हैं एंड एक्चुअली हम लोग अब यहाँ क्या कर सकते हैं कि हम इस DRHP का एक पूरा पॉडकास्ट बना के एक कॉन्वर्सेशन फॉर्म में उसको सुन सकते हैं। पॉडकास्ट बनाने के लिए क्या करना है, जैसे ये DRHP यहाँ पे अपलोड हो जाए तो इट विल टेक लाइक आई थिंक अनदर 20-30 सेकेंड्स, बिकॉज DRHP ह्यूज रहता है। तो राइट, DRHP अपलोड होने के बाद आप यहाँ पे अगर आप जैसी जनरेट पे क्लिक करेंगे तो पॉडकास्ट की क्रिएशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी ऑलरेडी, राइट। तो इन द मीनवाइल आई कैन गो एनीवेयर एल्स एंड डू समथिंग एल्स, ताकि जब तक ये पॉडकास्ट क्रिएट हो जाए तो उसके बाद आके मैं इसको पूरे DRHP को इन पॉडकास्ट फॉर्म सुन पाऊँ 10 मिनट्स के अंदर, राइट। तो यहाँ पे वो पूरा का पूरा पॉडकास्ट अभी जनरेट हो रहेगा, राइट। तो आई कैन जस्ट क्लिक ऑन जनरेट एंड ये पॉडकास्ट जनरेट हो रहेगा। तो आई विल जस्ट डू वारी DRHP, राइट। So you can ask smart questions. Ki, has there been any tax issue on the company? How is the performance of Vari versus the peers, right? Then we can ask questions like कि promoters ने पहले shares बेचे या नहीं बेचे, कंपनी की financial performance कैसी रही है, right? And कंपनी में key risk factors क्या हैं? तो it will read the DRHP for you and bring you the data. This is the beauty of Google Notebook LLM, right? So you can use this one. पहला क्या हमारा जो हमने tool use करा, Google Notebook LLM, and I just find this one to be epic, right? तो आपको ये यूज करना ही चाहिए and it is free to use as well, right? तो आप डिफरेंट कंपनीज का पेज बना के उनकी इंफॉर्मेशन एनालाइज कर सकते हैं, चाहे उनकी कॉन कॉल्स हो, चाहे उनके PDFs हो, चाहे उनकी क्रेडिट रेटिंग्स हो, चाहे उनके DRHPs हो, चाहे उनकी एनुअल रिपोर्ट्स हो। आपको सिर्फ अपलोड करना है और वहां पे स्मार्ट क्वेश्चंस पूछने हैं एंड आप पॉडकास्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट। जैसे हमने वो चीज भी सीखी थी कि आप और क्या कर सकते हैं, यू कैन कीप अपलोडिंग मल्टीपल न्यू सोर्सेज, राइट। जैसे जुबिलेंट फार्मोवा की मैं क्या कर सकता हूँ कि पिछली 4 एनुअल रिपोर्ट अपलोड कर सकता हूँ, पिछले 4 इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन अपलोड कर सकता हूँ एंड आई कैन कीप आस्किंग स्मार्ट क्वेश्चंस। या तो पिछले 10 साल की भी एनुअल रिपोर्ट अपलोड कर दूं तो मैं जाके एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, प्लीज एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ जुबिलेंट फार्मोवा टू मी इन द लास्ट 10 ईयर्स, की पिछले 10 साल में क्या हुआ है। तो मेरे पास सारे के सारे उसके भी आंसर जनरेट होके एनुअल रिपोर्ट से आएंगे यहाँ पे। So I won't have to spend that much time reading. It will save me a lot of time. This is the beauty of this tool. If you loved it, just drop a loved it in the comment section. With this, let's go to the next tool. Now, just before going forward, even though आज हम artificial intelligence की age में हैं, but what you need to really work on is the human intelligence. And investing में जो human intelligence क्या होती है, that is being more aware. अपनी awareness बढ़ाने के लिए
we need to spend time on learning. So purpose of SOIC membership is to make you spend time on learning and also to make you a complete investor. तो लेवल 1 ऑफ SOIC मेंबरशिप में हम आपको किस चीज़ पे टाइम स्पेंड कराते हैं? वी मेक यू लर्न कि कैसे आप खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, इंश्योरेंस क्या होती है, गोल्ड को कितने तरीकों में ले सकते हैं, क्या गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एंड व्हाट इज अ पैसिव वे टू क्रिएट वेल्थ. सेकेंड पार्ट ऑफ SOIC मेंबरशिप में वी टीच यू हाउ टू पिक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस एंड साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें. थर्ड पार्ट ऑफ SOIC मेंबरशिप में वी टीच यू हाउ टू फाइंड इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ कंपनीज, कि एक कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे ढूंढे. फोर्थ पार्ट ऑफ द SOIC मेंबरशिप में हम आपको ये सिखाते हैं कि एक एग्जिट और एंट्री का फ्रेमवर्क कैसे बनाए, बिकॉज एग्जिट फ्रेमवर्क बहुत इन्वेस्टर्स के पास नहीं होता, बट इट इज सम वन ऑफ द इजीएस्ट एंड द सिंपलेस्ट थिंग्स टू बिल्ड. तो ये फ्रेमवर्क सीखना बहुत जरूरी है. फिफ्थ पार्ट ऑफ द SOIC मेंबरशिप में वी टीच यू द स्क्रीनिंग क्राइटेरियाज कि हम स्टॉक स्क्रीन कैसे करते हैं. एंड लास्ट पार्ट में वी टीच यू that how you can find fundamentally strong stocks in different sectors and sectors का एनालिसिस कैसे करें. जैसे हम हर संडे अभी पिछले 3 संडे से वैल्यू चेन वेबिनार कर रहे हैं, जिसमें हमने नियरली 50 इंडस्ट्रीज कवर करी है फॉर द SOIC स्टूडेंट्स ऑन डिफरेंट वैल्यू चेन्स. ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ वन SOIC मेंबरशिप एंड नॉट ओनली दिस, इफ यू साइन अप फॉर द मेंबरशिप यू विल ऑल्सो गेट एन SOIC क्रैश कोर्स, जिसके अंदर फर्स्ट 4 लेवल्स एक क्रैश कोर्स के अंदर समराइज्ड है. दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस पार्ट ऑफ द SOIC मेंबरशिप. If you want to register for the SOIC membership, the link is there in description below, and this time it also includes the SOIC crash course along with it. With this, let's go back to the video. अब हम नेक्स्ट टूल की तरफ आते हैं जिसका बहुत फेमस यूसेज है बाय द नेम ऑफ ChatGPT. बट ChatGPT में हम क्या करेंगे कि हमें एक इंडस्ट्री को स्क्रैच से समझेंगे एंड साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, एक पीयर टू पीयर एनालिसिस बनाएंगे विच विल हेल्प ऑल ऑफ यू. पहले तो हम स्टार्ट करते हैं बासमती राइस इंडस्ट्री से. पहला हम क्वेश्चन पूछते हैं ChatGPT से, व्हाट इज द साइज ऑफ इंडियन basmati rice industry. So this is just an analysis from scratch. Let's see. So तो यहाँ पे हमें पता लगता है कि 6 to 7 मिलियन टन्स पर एनम की है और 4.7 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट हुआ है इंडिया से. एंड लार्जेस्ट कौन कौन सी कंट्रीज है जहाँ पे एक्सपोर्ट होता है? ईरान, सऊदी अरेबिया, UAE, इराक, UK एंड द US, राइट. तो हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ एक्सपोर्ट्स of Indian basmati rice over last 4 years, right. तो हम ये क्वेश्चन को पूछ सकते हैं कि लास्ट 4 ईयर्स से क्या एक्सपोर्ट का ट्रेंड है, राइट. तो लास्ट 4 ईयर्स का जो एक्सपोर्ट का ट्रेंड है, एक्चुअली वी विल गेट द एग्जैक्ट नंबर्स, राइट. तो हम लोग आजकल तो SOIC वीडियोस में बहुत चीजें यूज करते हैं कि 2020 के अंदर वैल्यू थी 4.33 बिलियन की, फिर 20 वॉल्यूम तो बढ़ गई 2021 में भी, बट वैल्यू डिक्रीज हुई बिकॉज ऑफ लोअर यूनिट प्राइस. देन 2022 के अंदर डिप हुआ एक्सपोर्ट, फिर 2023 के अंदर एक्सपोर्ट बढ़ गया, एंड दैट इज हाउ द डेटा स्टैक्स अप राइट नाउ, राइट. तो वॉल्यूम्स में देखते हैं तो आप जनरली रिमेन स्टेबल, एक्सपोर्ट वैल्यू हैज शोन अ रिकवरी, राइट. एंड जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स लाइक सैंक्शन और ईरान काम करते हैं यहाँ पे, और चेंजेस इन एग्रीकल्चर पॉलिसीज के यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है. अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि विच कंट्रीज इन द वर्ल्ड ग्रो बासमती राइस. तो आपने देखा है बासमती राइस ओनली फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड में ग्रो होता है, राइट. तो हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं, विच कंट्रीज इन द वर्ल्ड ग्रो बासमती राइस, राइट. तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बासमती राइस कौन है? इंडिया है. तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वर्ल्ड बासमती राइस, राइट. एंड इंडिया ये सिर्फ साउथ एशिया में क्यों ग्रो होता है? बिकॉज ऑफ ट्रेडिशनल कल्टिवेशन मेथड्स एंड यूनिक ग्रोइंग कंडीशंस. उसके साथ साथ ये ज्योग्राफिकली टैग्ड प्रोडक्ट है. ये थोड़ा आउटसाइड ChatGPT ने, दिस इज इश्माइल GPT, कि दिस इज अ ज्योग्राफिकली टैग्ड प्रोडक्ट, कि यही की बेसिकली जो लाइक कंट्रीज है इसको बासमती बोल सकती है, राइट. तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, जहाँ पे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड जो जम्मू कश्मीर है यहाँ पे बेसिकली ये ग्रो होता है. फिर पाकिस्तान में होता है, नेपाल में होता है, अदर कंट्रीज में होता है. सो बासमती इज ग्रोन इन इंडो गैंगेटिक प्लेन ऑफ ईरान एंड पाकिस्तान, राइट. ट्रू बासमती राइस इज प्राइमली ग्रोन इन द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान विच प्रोवाइड परफेक्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस, राइट. तो क्लाइमेट कंडीशंस की वजह से बासमती चावल यहीं पे ग्रोथ हुए. तो अब हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, हु आर द की प्लेयर्स इन इंडिया विच एक्सपोर्ट and sell basmati rice, right, and they are listed in the stock market. तो हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर आता है.
कौन कौन सी कंपनीज है जो बासमती राइस के ट्रेड में इन्वॉल्व है और स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है? तो पहला नाम है KRBL का, आपके सामने आएगा, राइट। तो KRBL लिस्टेड है, इसके की ब्रांड्स है इंडिया गेट, नूरजहां, दून और बेमिसाल। फिर सेकंड कंपनी यहाँ पे लिस्टेड है LT फूड्स के नाम से, राइट, जिसका दावत, रॉयल हेरिटेज और देवाया के नाम से। फिर कोहिनूर फूड्स के नाम से एक कंपनी है जो कोहिनूर नाम का चावल एक्सपोर्ट करती है। फिर चमनलाल सेठी है जो बल्क के अंदर चावल एक्सपोर्ट करती है बाय द ब्रांड नेम महारानी, राइट। फिर GRM ओवरसीज आती है, फिर और भी सारी कंपनीज आती है। बट मेन जो 3 कंपनीज लिस्टेड स्पेस में, दैट इज KRBL, LT फूड्स, कोहिनूर फूड्स एंड चमनलाल सेठिया, राइट। So these are some of the primary manufacturers which are listed in India. अब हम यहाँ पे चैट जीपीटी का बहुत ज्यादा रिफाइंड यूसेज करने वाले हैं, स्पेसिफिकली फॉर स्टॉक सिलेक्शन एंड स्पेसिफिकली फॉर पीयर टू पीयर कंपैरिजन। तो पहले हम आते हैं LT फूड्स की तरफ, और मैं आपके साथ एक एक्सपेरिमेंट करूंगा कि LT फूड्स की पहले तो मैं लूंगा यहाँ पे पूरी की पूरी क्या लूंगा, इनकम स्टेटमेंट लूंगा, और यहाँ पे कंट्रोल सी कर दूंगा, यहाँ पे कंट्रोल सी करूंगा एंड कंट्रोल भी कर दूंगा, और ऊपर लिखूंगा LT फूड्स इनकम स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या लिखूंगा, LT फूड्स इनकम स्टेटमेंट, राइट। एंड एंड में आके क्या करूंगा, एंड में आके बोलूंगा कि प्लीज पुट इट इन अ टैबुलर फॉर्म, प्लीज पुट इट इन अ टैबुलर फॉर्म, राइट। तो जैसे मैं ये करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा कि LT फूड्स की पूरी इनकम स्टेटमेंट को एक टेबल के अंदर ये डाल देगा। अब एट द सेम टाइम जब तक ये डाल रहे हैं तब तक हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो KRBL है उसकी यहाँ पे जो इनकम स्टेटमेंट है उसको हम लेके आते हैं, राइट। KRBL की इनकम स्टेटमेंट को लेके आते हैं एट द सेम टाइम। यहाँ पे हमने एंटर करा कि LT फूड्स की इनकम स्टेटमेंट, तो यहाँ पे नीचे देखते हैं कि टैबुलर फॉर्म में बोला, तो यहाँ पे टैबुलर फॉर्म में पूरी की पूरी इनकम स्टेटमेंट हमारे सामने यहाँ पे डल के आ गई, दैट इज ऑफ LT फूड्स, राइट। तो अब हम क्या करते हैं कि व्हाट एल्स विल डू कि हम यहाँ पे KRBL की इनकम स्टेटमेंट डालेंगे। तो हम पहले चलते हैं KRBL की तरफ और इनकम स्टेटमेंट का पूरा कंट्रोल सी लेते हैं, पूरी की पूरी इनकम स्टेटमेंट को कंट्रोल सी करते हैं, यहाँ पे आके कंट्रोल भी करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आके करते हैं एंड इसके साथ साथ क्या काम करते हैं कि अब हम KRBL के ऊपर लिखते हैं, पहले क्रेडिट, ये इनकम स्टेटमेंट है KRBL इनकम स्टेटमेंट, राइट। एंड नीचे करते हैं कि प्लीज पुट इट इन अ टैबुलर फॉर्म कर देते हैं। जैसे हम ये क्लिक करते हैं तो KRBL की जो इनकम स्टेटमेंट है वो पूरी की पूरी टैबुलर फॉर्म में आ जाएगी। जैसे KRBL की इनकम स्टेटमेंट टैबुलर फॉर्म में आएगी तो फ्रॉम देयर व्हाट विल डू इज दैट विल डू अ P2P कंपैरिजन। तो हमारे सामने जो KRBL है इसकी भी पूरी की पूरी इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे टैबुलर फॉर्म में आ गई। अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे, कैन यू कंपेयर LT फूड्स परफॉर्मेंस विद KRBL। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि कंपेयर, प्लीज कंपेयर LT फूड्स परफॉर्मेंस, so I'll just do this, LT foods performance with KRBL on margins, profits, which company has grown its sales faster over last 3, 5 and 7 years, and which business is growing its profits faster, राइट। सो अब हम जैसे ही क्वेश्चन डालेंगे तो हमने उसमें KRBL का डेटा डाल दिया, LT फूड्स का डेटा डाल दिया, अब हमारे पास एक पूरा का पूरा डेटा निकल के आ जाएगा कि कौन सी कंपनी फास्टर ग्रोइंग कंपनी है। ये सेम डेटा हम इनकी बैलेंस शीट्स को कंट्रोल भी करके देख सकते हैं। सिमिलरली हम इनके कैश फ्लोज को भी कंट्रोल भी करके यहाँ पे डाल सकते हैं, जस्ट टू सी विच कंपनी हैज बेटर कैश फ्लोज गोइंग फॉरवर्ड, राइट, एंड पास्ट में किसके बेटर कैश फ्लोज रहे। ये हमारे सामने LT फूड्स और KRBL का परफॉर्मेंस का यहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड आ रहा है, राइट। सो अगेन यहाँ पे हमें पता लगता है कि लास्ट 3 इयर्स में अगर हम देखते हैं तो अगेन ये अभी परसेंटेज में नहीं कन्वर्टेड है, बट हम इसको एक्सेल शीट में भी डाल सकते हैं। लास्ट 3 इयर्स में सेल्स CAGR LT फूड्स का 14% है, whereas फॉर KRBL इट इज 7%। देन अगर हम आगे और देखते हैं कि लास्ट 5 इयर्स का सेल्स CAGR 14% है LT फूड्स का, 14.2, यहाँ पे 0.02% है, बेसिकली फ्लैट सेल्स है और 0.2% है। 7 ईयर सेल्स CAGR 12% है LT फूड्स का, KRBL का ऑलमोस्ट फ्लैट के आसपास है। 3 ईयर प्रॉफिट केगर LT फूड्स का यहाँ पे ऑलमोस्ट 25% के आसपास प्रॉफिट केगर है। लास्ट 3 ईयर का पैट केगर LT फूड्स का 25% है। तो रिमेंबर दिस, ये डेसिमल में है, इसको हम परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। Whereas यहाँ पे KRBL का फ्लैट है, लास्ट 5 इयर्स का पैट केगर LT फूड्स का 25% अगेन है एंड KRBL का फ्लैट है अगेन। लास्ट 7 इयर्स का प्रॉफिट केगर ऑलमोस्ट 23% के आसपास है, बट KRBL का अगेन प्रॉफिट इज फ्लैट, राइट। यहाँ पे 2 zeros है। एंड करंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन LT फूड्स का 12% है, वेराज KRBL का 13% है।
हम इसको और भी रिफाइन कर सकते हैं, डेटा को हम और भी रिफाइंड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि दोनों में से कौन सी कंपनी इस टाइम पे बेटर कर रही है। वी कैन आल्सो आस्क ऑन द मार्जिन फ्रंट। बट यहाँ पे मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा कि हम ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं, एंड ट्रेडिंग व्यू पे आके हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एलटी फूड्स का चार्ट खोलेंगे, यहाँ पे करेंगे एलटी फूड्स, एंड हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि एलटी फूड्स का जो चार्ट है, तो यहाँ पे जो भी हमारे इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, राइट, इंडिकेटर्स के अलावा हम लोग क्या करेंगे कि हम एलटी फूड्स का जो चार्ट है पूरा का पूरा चार्ट ही उठा के वहां पे डाल देंगे इन चैट जीपीटी। तो हम पूरे इस चार्ट को अगर चैट जीपीटी में डालते हैं, देन हमारे पास और भी अंडरस्टैंडिंग आएंगी कि इस चार्ट के अंदर अभी चल क्या रहा है, राइट। इनको बोल सकते हैं कि प्लीज गिव अस अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ द चार्ट। तो आई कैन जस्ट डू दिस, आई कैन डू अ कंट्रोल सी, राइट। तो हम इस चार्ट को कंट्रोल सी करते हैं, कॉपी इमेज करते हैं, एंड कॉपी इमेज आके यहाँ पे पेस्ट करते हैं, राइट। यहाँ पे जैसे हम पेस्ट करेंगे चार्ट को, प्लीज एनालाइज द चार्ट ऑफ एलटी फूड्स फॉर मी, आई कैन जस्ट सिंपली आस्क दिस क्वेश्चन। तो पूरा का पूरा जो चार्ट है एलटी फूड्स का हमारे सामने यहाँ पे एनालाइज होगा, राइट। तो चार्ट अभी अप ट्रेंड के अंदर है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में, राइट। ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स स्टॉक हैज गॉन फ्रॉम 50 to 419 रुपीज। वॉल्यूम बार्स काफी स्पाइक कर रही है रिसेंट पीरियड में। दिस कुड इंडिकेट इंक्रीज इन्वेस्टर इंटरेस्ट, मोमेंटम ड्राइविंग द स्टॉक हायर। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 30 EMA के ऊपर चल रहा है, तो मतलब स्ट्रॉन्ग स्टेज 2 के अंदर है। शॉर्ट टर्म करेक्शंस, तो देयर आर शॉर्ट टर्म पुल बैक्स जो होती रहती है। वी स्टॉप इंडिकेटर देखते हैं, तो वी स्टॉप अभी ग्रीन चल रहा है। रिसेंट कंसोलिडेशन आफ्टर रैपिड राइज अभी स्टॉक में हुई है, राइट। तो 2020 से पैराबोलिक इंक्रीज हुआ है। सपोर्ट अभी क्या है स्टॉक का, 374 पे स्टॉक का सपोर्ट है, और स्टॉक की जो रेजिस्टेंस है वो 427 पे। और कंक्लूजन क्या है कि एलटी फूड्स इज इन अ बुलिश अप ट्रेंड राइट नाउ, राइट। तो इन्वेस्टर्स शुड वॉच फॉर एनी ब्रेक बिलो ईएमए और वी स्टॉप्स व्हिच कुड सिग्नल अ रिवर्सल और अ करेक्शन। माने स्टॉक अभी लाइक कंफर्म्ड अप ट्रेंड में चल रहा है। अब हम सेम क्या करते हैं, केआरबीएल का चार्ट लेते हैं, एंड केआरबीएल का जो चार्ट है इसको भी हम यहाँ डालते हैं, राइट। सी अगेन, योर output out of chat gpt will only be as good as the commands that you're giving it, right। तो आप जितने स्मार्ट क्वेश्चंस पूछेंगे, जितने बेटर कमांड्स डालेंगे, तो उतना ही आपका बेटर आउटपुट आएगा। तो हम पूछ सकते हैं कि प्लीज एनालाइज द चार्ट ऑफ केआरबीएल, प्लीज एनालाइज द चार्ट ऑफ केआरबीएल, राइट। तो आई कैन आस्क दिस क्वेश्चन। तो जैसे हम ये क्वेश्चन पूछेंगे तो देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर आता है। केआरबीएल का जो चार्ट है कि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड हुआ था 2014 से 2018 के बीच में, लेट्स सी। तो एक्चुअली में 2014 से 2018 के बीच में स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था केआरबीएल में, राइट। तो फिर 2018 में पीक आउट हो गया और तब से वॉलेटाइल है स्टॉक। वॉलेटिलिटी एंड कंसोलिडेशन, हाई वॉलेटिलिटी ओवर लास्ट फ्यू इयर्स, साइडवेज ट्रेंड में लास्ट कपल ऑफ लाइक ईयर्स से। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम स्पाइक हुई थी, बट वॉल्यूम हैज बीन मॉडरेट, लेस मोमेंटम है इस चार्ट के अंदर। EMA sloping downwards है, reflecting a lack of strong uptrend. V-stop indicator like red and green के बीच में घूमते रहता है, right। Overall weakness है चार्ट में, right। तो most recent trend क्या है कि near term support है 284 295 रुपीस पे, and stock will need to break above 304। तो support 284 295 है, resistance 304 है, right। and current status क्या है कि long term consolidation phase में after its peak in 2018। What an epic tool, right। तो आपको पूरे चार्ट का जो लाइक बेसिकली पूरा का पूरा उसका एक्सप्लेनेशन आपको चैट जीपीटी ने दे दिया, राइट। सो इन्वेस्टर्स नीड टू मॉनिटर पोटेंशियल ब्रेकआउट्स, राइट। सो केआरबीएल हैज बीन इन अ कंसोलिडेशन स्टेज। तो बेसिकली वन चार्ट इज इन अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दैट इज ऑफ एलटी फूड्स, एंड अदर चार्ट इज इन अ स्ट्रॉन्ग साइडवेज ट्रेंड, राइट। मतलब बहुत सालों से साइडवेज चल रहा है। So this is how you can create peer-to-peer analysis between KRBL and LT Foods, right? That's the beauty of it. कि हमने size of the industry समझ लिया, key players in India समझ लिया, कौन कौन सी और कंपनीज है ये समझ लिया, और क्या क्या करती है, एंड क्या उनके चार्ट्स का भी हमने कंपैरिजन कर लिया। एक हम और चीज पूछ सकते हैं चैट जीपीटी से, व्हाट आर द की डिफरेंसेस बिटवीन द बिजनेस ऑफ KRBL, एलटी फूड्स एंड एक और कंपनी के चमनलाल सेतिया के नाम से, चमनलाल सेतिया, राइट। तो हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं चैट जीपीटी यूजिंग द सोर्सेज ऑन इंटरनेट कैन टेल अस व्हाट आर द 3 की डिफरेंसेस बिटवीन देम। और चैट जीपीटी से हम कॉन कॉल्स की भी समरी करा सकते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स की भी समरीज करा सकते हैं, जैसा ही हम ऑलरेडी हमने गूगल नोटबुक LLM में भी सीखा था, राइट। तो KRBL लार्जेस्ट बासमती राइस मैन्युफैक्चरर है, लाइक इंडिया गेट चावल बनाता है, राइट, मोर देन 80 कंट्रीज में। वेरएस एलटी फूड्स जो ब्रांड नेम जो दावत का है वो बनाता है, राइट। तो थोड़ी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट ऑफरिंग है, तो बासमती चावल के साथ साथ ऑर्गेनिक फूड्स, कन्वीनियंस फूड और स्नैक्स में भी है।
Whereas Chamanlal Sethia is relatively smaller compared to KRBL and LT Foods, but it's still a major exporter of basmati rice. Known brand है Maharani. Company is primarily focused on rice exports with specialization in premium basmati rice. Its market presence is more niche and less widespread compared to KRBL and LT Foods. प्रोडक्ट पोर्टफोलियो यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, राइट? सो बेसिकली लेस प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन है चमनलाल सेतिया में. बेसिकली बल्क एक्सपोर्टर ऑफ राइस है यहाँ से, राइट? तो इट इज मच मोर फोकस्ड ऑन राइस एक्सपोर्ट्स विदाउट मच डाइवर्सिफिकेशन इन रिलेटेड सेक्टर्स. तो कौन कौन सी ज्योग्राफीज में तीनों, हम यहाँ पे यही भी पता कर सकते हैं, बिजनेस भी पता कर सकते हैं, इनोवेशन एंड वो भी क्या हो रहा है, इस साथ से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और मार्जिन भी हमारे सामने यहाँ पे निकल के चैट जीपीटी में आ जाएगा कि स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग मार्जिन है KRBL के. LT Foods has lower margins versus KRBL but has shown solid revenue growth. Chamanlal Sethia is smaller in scale and operating margins compared to KRBL and LT Foods. Growth strategy क्या है Chamanlal Sethia की? To expand its export markets, right? And LT Foods की क्या है? प्रोडक्ट ऑफरिंग्स बढ़ा रहे हैं और मतलब प्रोडक्ट मिक्स चेंज कर रहे हैं, ऑर्गेनिक हेल्थ और कन्वीनियंस फूड में आ रहे हैं. और KRBL क्या है? प्रीमियमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स के अंदर चल रहे हैं, राइट? एंड कंक्लूजन क्या है? KRBL लार्ज वर्टिकली इंटीग्रेटेड प्लेयर है, माने चावल के खुद के खेत हैं, इनके साथ साथ मतलब फार्मर्स को हेल्प करते हैं उसमें. LT Foods is a rapidly growing player with significant diversification into organic and sustainable food products. Whereas Chamanlal Sethia is mainly focused on rice exports, particularly in Middle East and Europe, right? With less diversification into other segments versus the two players. तो KRBL के पास स्केल और मार्जिन है, LT Foods के पास डाइवर्सिफिकेशन और सस्टेनेबिलिटी है, चमनलाल सेतिया के पास फोकस है एक्सपोर्ट्स की तरफ, राइट? सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ चैट जीपीटी की हमने एक पूरी की पूरी न्यू इंडस्ट्री मतलब पिछले 5-10 मिनट में सीख लिया इकट्ठे, तीनों चारों कंपनीज क्या कर रही है यहाँ पे, राइट? अब एक चीज और हम यहाँ पे एक्सप्लोरेशन क्या कर सकते हैं कि आई विल जस्ट कम टू अ न्यू पेज. एक चीज की हम और क्या एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं हम फाइनेंशियल डेटा की. आप देखिए कैश फ्लोज को भी एनालाइज कर सकते हैं, कुछ भी आप आगे आगे जाके देख सकते हैं. तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर हम MTAR टेक्नोलॉजीज का यहाँ पे पूरा का पूरा एक काम करते हैं कि कंपनी का जो कैश कन्वर्जन साइकिल है, पूरे के पूरे जो कैश कन्वर्जन साइकिल है, इसको यहाँ पे डाल देते हैं. इसको करते हैं Ctrl+C और यहाँ पे करते हैं Ctrl+V और ऊपर लिख देते हैं MTAR, ऊपर लिख देते हैं MTAR वर्किंग कैपिटल और यहाँ पे बोलते हैं चैट जीपीटी को प्लीज एनालाइज वर्किंग कैपिटल ऑफ MTAR, राइट? पूरा का पूरा वर्किंग कैपिटल एनालिसिस हमें यहाँ पे पता लग जाएगा, राइट? सो यहाँ पे हमें पूरा का पूरा पता लगेगा जो रिसीवेबल डेज है. सो इमेजिन दिस, इफ यू आर नॉट एन एनालिस्ट तो आपके लिए देख के पता करना मुश्किल है. तो यहाँ पे आपको कैसे कैसे इन्फॉर्मेशन आ रही है कि डेटर डेज जो है वो 2013 to 16 के बीच में स्टेबल थे, बट देयर वाज अ शार्प इंक्रीज बिटवीन 2017 to 2022. 2024 में डिक्रीज हुआ, बट एनालिसिस क्या है? हायर नंबर ऑफ डेटर डेज इंडिकेट MTAR हैज बीन अलाउइंग इट्स कस्टमर्स एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड्स और कस्टमर्स हैव बीन स्लो इन रीपेइंग, राइट? So inventory days देखते हैं. The rise in inventory days suggests that MTAR has been holding on stocks for longer period, possibly due to lower sales. Right? Decrease to 421 days is a positive sign indicating improved inventory management. Days payable देखते हैं तो represents MTAR takes days it takes to pay its suppliers. तो 296 days है, right? तो अगर यहाँ हम देखते हैं तो cash conversion cycle reflects how long it takes MTAR to convert the cash. So it has risen significantly from 140 to 510 days. By 2024, it's dropped down to 428, but it's still high. तो माने for MTAR to convert पूरा मतलब अगर MTAR बिजनेस करती है तो देखिए बिजनेस में क्या होता है, एक तो आपकी इन्वेंट्री बनती है, फिर सेल होती है, सेल के बाद उधारी होती है, और उधारी भी क्या होता है कि जिनसे रॉ मटेरियल होता है उनको पैसे देने होते हैं. तो पूरा ये जो साइकिल है MTAR का कैश का, ये घूमता है 428 डेज में. तो इट इज वेरी हाई, राइट? इट इज अ वेरी हाई वर्किंग कैपिटल साइकिल. And working capital cycle has like fluctuated a lot in the last few years, right? So देखिए सब अगर देखते हैं कि the reduction in 2019-2020 points to efficient working capital, but subsequent increase shows the efficiency has decreased recently, which could be linked to operational challenges. और return on capital employed का भी अगर हम यहाँ पे वो देखते हैं analysis, तो कंपनी का -7 से 19 हुआ, but has dropped to 11% by 2024. Right, so basically, decrease in 2024 points to reduced profits or increase in capital employed without a proportionate increase in returns. तो पूरा का पूरा हमारे सामने यहाँ पे insight develop होके आ जाएगा just on working capital. Same for MTAR we can do on cash flows. Can you please analyze the cash flows of MTAR, right?
तो आप ये भी कर सकते हैं कि एमटार की इनकम स्टेटमेंट भी डाल सकते हैं चैट जीपीटी में और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी डाल सकते हैं, दोनों को टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करा सकते हैं एंड देन देख सकते हैं कि क्या इस कंपनी का कैश एक्चुअली में, प्रॉफिट्स एक्चुअली में कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे. दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन ऑल्सो आस्क. आप इसकी बैलेंस शीट देख के रेशियो एनालिसिस भी कर सकते हैं. आप इसकी बैलेंस शीट यहाँ पे डाल के पूछ सकते हैं, प्लीज एनालाइज द ट्रेंड ऑफ डेट टू इक्विटी ऑफ दिस कंपनी, राइट. प्लीज डू ऑल द बैलेंस शीट रेशियो एनालिसिस फॉर दिस कंपनी. तो चैट जीपीटी आपको उसका भी आंसर दे देगा. That is how chat GPT is basically beautiful to use. एक और लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं. आप कोई भी कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल अपलोड कर सकते हैं, राइट. तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि हमने नोटबुक LLM में अरविंद स्मार्ट स्पेस की करी थी, तो एक फ्रंटियर स्प्रिंग करके कंपनी है, इनकी कॉन कॉल ले लेते हैं. तो लेट्स डाउनलोड द कॉन्फ्रेंस कॉल ऑफ फ्रंटियर स्प्रिंग्स, राइट. तो फ्रंटियर स्प्रिंग्स की कॉन्फ्रेंस कॉल डाउनलोड करते हैं एंड यहाँ पे कहते हैं चैट जीपीटी को, तो मैं बता दूं एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट्स क्या डालता हूँ, राइट. तो आई जस्ट यूज दिस. तो हम लोग यहाँ पे आते हैं चैट जीपीटी में एंड यहाँ पे मैं करते हैं फ्रंटियर स्प्रिंग की कॉन्फ्रेंस कॉल अपलोड करते हैं. तो आप यहाँ पे फाइल्स अटैच कर सकते हैं. आई जस्ट डू फ्रंटियर स्प्रिंग्स की. जैसे हम यहाँ कॉन्फ्रेंस कॉल अपलोड करेंगे तो यहाँ पे चैट जीपीटी को बोलते हैं, प्लीज समराइज दिस कॉन्फ्रेंस कॉल एंड गिव अस एन आइडिया अबाउट growth guidance, new products, competition in the industry, what is different about the company, apex plans, and last करते हैं and management's management's guidance भी कर सकते हैं and management's confidence on the business. तो हम जैसे ही एंटर करेंगे तो what will happen is that कि हमें फ्रंटियर स्प्रिंग की जो कॉन्फ्रेंस कॉल है इन 6 ब्रॉड पॉइंट्स में हमारे सामने एनालाइज होकर आ जाएगी. तो एक्चुअली में आप बिजनेस रिस्क मैनेजमेंट जो SOIC स्टूडेंट्स आप फ्रेमवर्क भी यूज कर सकते हैं, राइट. वो भी आप पूछ सकते हैं. तो ग्रोथ गाइडेंस देखते हैं. तो कंपनी इज टारगेटिंग 250 crores of gross sales for FY25, a significant jump from 150 crores. Management is confident about achieving this target, backed by a robust order book of 850 crores. Company aims to achieve 500 crores in revenue by FY27, right? न्यू प्रोडक्ट्स कंपनी के क्या है? एयर स्प्रिंग्स एक न्यू प्रोडक्ट है जिससे 18 करोड़ की सेल हुई है और 6 टन हैमर फोर्जिंग पे कंपनी काम कर रही है. सो फ्रंटियर स्प्रिंग हैज प्लान्स टू सप्लाई बिगर कंपोनेंट्स टू रेलवेज विद बेटर मार्जिन्स. Competition in the industry, तो मिश्रा धातु निगम, but there is no significant competition from them. It competes with GV Spring, Abog Spring in coil spring space, with Frontier Spring holding 50% market share in locomotive and coach spring segments. Frontier Alloy segment, a related entity, buys coil springs from Frontier Spring for bogie manufacturing, and company addresses about the governance, clarifying Frontier Alloy Steel is a separate entity. What is different about the company? It's a regular supplier to Indian Railways with approvals for critical products, right? So large air springs भी supply कर रही है, and company का established basically relationship है Indian Railways से. तो 6 ton hammer project 4 crores का for growth plans and 15 to 20 crores contribution होएगा and up to 70 crores annually from FY26. Additional capex 10 to 15 crores का company capex करेगी. मैनेजमेंट का क्या कॉन्फिडेंस है? मैनेजमेंट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस इन ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, एम्फसाइजिंग द रोबस्ट ऑर्डर बुक, एक्सपैंडिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी, favorable positioning in Indian Railways. They have significant upcoming orders, are scaling their air springs forging segments, which will drive revenue in the coming years. Their track record and long-standing relationship with Indian Railways reinforces their confidence in meeting the future guidance. तो नाउ इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग. बेसिकली हमें पता लगा कंपनी 500 करोड़ तक की सेल कर सकती है. ग्रॉस सेल बोला तो आई थिंक ग्रॉस सेल में जीएसटी या फिर शायद आई थिंक टैक्सेस इंक्लूड नहीं होंगे, तो हम उसको एक बार 450 करोड़ पकड़ के देखेंगे. तो लेट्स डू समथिंग. इफ एक अगेन मैं आपके सामने लाइव डाल रहा हूं, मैंने अभी तक यूज नहीं करा. इफ द मतलब ये वाला फीचर, इफ द कंपनी डज 500 करोड़ ऑफ सेल्स with an EBITDA margin of 20%, what will be the 500 crores नहीं 450 crores करते हैं क्योंकि gross और net में difference है. What will be the EBITDA of the company and expected CAGR by FY27 in EBITDA growth? Let's see what's the answer that ChatGPT gives us, because these are the type of things that you think as an analyst while you're analyzing companies, right? So let's
Let's see what ChatGPT answers us with. Right. So basically, if the company achieves 450 crores in sales with an EBITDA margin of 20%, the EBITDA would be 90 crores. The expected compounded annual growth rate in EBITDA from FY24 to 27 will be 63.303% CAGR. Right. That is the beauty of ChatGPT. कि आप कॉन कॉल्स के साथ साथ ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, राइट? यू कैन अंडरस्टैंड वैल्यू चेन, यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, यू कैन डू वर्किंग कैपिटल एनालिसिस, you can do balance sheet analysis, you can also do conference call analysis. With this, let's go towards the next tool, and do let me know in the chat section below if you loved this one. Finally, coming to the next tool, and this is one of my favorite tools when it comes to sort of asking questions, getting answers, getting to know capacities of companies. तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज की कैपेसिटीज जाननी है, वैल्यू चेन जाननी है, तो मैं परप्लेक्सिटी यूज करता हूँ, फ्री वर्जन यूज करता हूँ. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्री से स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ वोल्टैम ट्रांसफॉर्मर, एक जो ट्रांसफॉर्मर कंपनीज है, राइट? वोल्टैम ट्रांसफॉर्मर्स. एक्चुअली और बेसिक स्टार्ट कर सकते हैं कि हु ऑल आर द लिस्टेड मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स, राइट? और ट्रांसफॉर्मर्स. तो अगर हम ये क्वेश्चन पूछते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने एग्जांपल आता है कि कौन कौन सी लिस्टेड कंपनीज है मैन्युफैक्चरिंग में. एबीसी ट्रांसफॉर्मर्स है, सीमेंस इंडिया है, ट्रिल है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स है, वोल्टैम ट्रांसफॉर्मर्स है, एबीबी इंडिया, किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक है, हैमंड पावर सॉल्यूशन है, कॉटसन प्राइवेट लिमिटेड है, ईवीआर पावर है, भारत हैवी इंजीनियरिंग है, वंदना ट्रांसफॉर्मर है, गुजरात ट्रांसफॉर्मर्स प्राइवेट लिमिटेड है. और भी एक्चुअली में अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो और कंपनीज हैं, जैसे लाइक वोल्टैम भी एक लिस्टेड कंपनी है, शिल्चर भी है. तो हम और भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ वोल्टैम ट्रांसफॉर्मर्स, राइट? वोल्टैम ट्रांसफॉर्मर्स की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी क्या है एंड देयर. तो यहाँ पे हम ये क्वेश्चन पूछते हैं, राइट? सो लेट मी जस्ट आस्क हिम क्वेश्चन ओवर इट. तो वोल्टैम ट्रांसफॉर्मर की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, राइट, तो यहाँ पे हमारे पास एक पूरा का पूरा इसका आंसर आएगा. तो उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हमारे पास यहाँ पे आ जाती है, टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 14,000 MVA अक्रॉस इट्स 4 फैसिलिटीज इन गुजरात, राइट? देन हम और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज द मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इन ट्रांसफॉर्मर्स ऑफ सीजी पावर, राइट? तो हम सीजी पावर के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट? तो सीजी पावर का क्या कैपेसिटी है? एग्जिस्टिंग कैपेसिटी फॉर पावर ट्रांसफॉर्मर्स इज सेट टू इंक्रीज फ्रॉम 17,000 MVA to 25,000 MVA, while capacity for distribution transformers will rise from 6,900 MVA to 9,900 MVA, राइट? तो यहाँ पे 35,000 MVA कैपेसिटी पावर ट्रांसफॉर्मर्स में इवेंचुअली सीजी पावर की चले जाएगी. एक और क्वेश्चन पूछते हैं इनसे, राइट? तो हम पूछ ही रहे हैं. तो व्हाट इज द वैल्यू चेन ऑफ ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्री, राइट? कि व्हाट इज द वैल्यू चेन ऑफ ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्री. तो यहाँ पे हम देखते हैं, इनसे जो इमेजेस है वो भी मंगवा सकते हैं. तो रॉ मटेरियल क्या होते हैं यहाँ पे? कॉपर है, एल्यूमिनियम है, स्टील है, इंसुलेटिंग मटेरियल है, कूलिंग फ्लूइड्स है, राइट? देन सप्लायर रिलेशनशिप्स है, राइट? देन कस्टमाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, फिर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी चाहिए, लॉजिस्टिक्स के लिए चाहिए, सेल्स के लिए चाहिए, एंड ऑफ लाइफ प्रोसेसिंग के लिए चाहिए, right? So these are some of the this is how the process of transformer industry looks like, right? तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पावर ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्री कहाँ यूज होती है. तो इसकी जो रिफाइंड इमेजेस होंगी वो भी हमारे सामने यहाँ पे आ जाएंगी, राइट? देन हम और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. ये तो हमने अभी ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्री के बारे में पूछा. अगर आपको कोई भी फाइनेंस का बेसिक डाउट है तो आप वो भी पूछ सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे हम कंपनीज का ये भी कर सकते हैं कि व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर. फॉर एग्जांपल, एक ट्रांसफॉर्मर में की कंपोनेंट्स क्या है? तो कोर करके एक चीज होती है, फिर वाइंडिंग्स है, फिर इंसुलेशन है, ट्रांसफॉर्मर ऑयल है, टैंक्स है, कूलिंग सिस्टम है, बशिंग्स है, लाइक टैप चेंजर है, फिर कंजर्वेटर है और प्रोटेक्शन डिवाइसेस है, राइट? तो अगर हम यहाँ पे ओपन करेंगे तो हमें और डिटेल में आ जाएगा कि एक ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या क्या चीजें लगती है. जैसे अभी कुछ बशिंग की कंपनीज का आईपीओ आ रहा है ट्रांसफॉर्मर्स में. सीआरजीओ कॉइल्स और कोर्स का तो आईपीओ ऑलरेडी अभी आया है 2 कंपनीज का. आई थिंक एक जेबी लैमिनेशंस है और दूसरी आपकी विलास ट्रांसकोर है, विच आर डूइंग मल्टीपल एक्स एक्सपेंशन, राइट? आई थिंक एक और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर कंपनी का भी रिसेंटली लार्जेस्ट एवर आईपीओ ऑन एसएमई एक्सचेंज आ रहा है, राइट? सो दिस इज अगेन एन एग्जांपल हाउ यू कैन लेवरेज द यूज ऑफ परप्लेक्सिटी एआई टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन इंडस्ट्री. अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझना है, किसी भी इंडस्ट्री का वैल्यू चेन समझना है,
तो दिस इज वन ऑफ द टूल्स दैट यू कैन यूज. अब ये भी देख सकते हैं कि कैपेसिटी वाइज लार्जेस्ट लिस्टेड ट्रांसफॉर्मर कंपनीज कौन है. दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड, राइट. सो दैट इज ऑल्सो देयर. देन यू कैन ऑल्सो आस्क क्वेश्चन लाइक कि निफ्टी 50 में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज कौन सी है. दे विल ऑल्सो आंसर दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर यू. पर परप्लेक्सिटी इज लाइक अ सिस्टर ऑफ चैट जीपीटी. तो अगर आप चैट जीपीटी यूज करें तो परप्लेक्सिटी भी यूज कर सकते. परप्लेक्सिटी में फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट आपको हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा बेटर बने, राइट. सो दिस इज विद परप्लेक्सिटी. तो हमने एक ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्री का यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल लिया. देन हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एक और चीज है बाय द नेम ऑफ ऑटर एआई. एक्चुअली परप्लेक्सिटी के अंदर भी यू कैन अपलोड स्टफ. जैसे अगर हम डेटा सेंटर की वैल्यू चेन अपलोड कर देते हैं यहाँ पे, राइट. एंड इनसे फॉलो अप पूछ लेते हैं कि प्लीज एक्सप्लेन द डेटा सेंटर वैल्यू चेन to me like I am a 10-year-old child. Let's ask this question. तो उन्होंने, ये हमारी रिपोर्ट है डेटा सेंटर की, एंड राइट. सो पूरा का पूरा हमें अच्छे से एक्सप्लेन करा. इमेजिन अ डेटा सेंटर एज अ बिग स्पेशल बिल्डिंग दैट हेल्प स्टोर मैनेज लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक पिक्चर्स, वीडियोस, गेम्स दैट यू यूज on your computer or tablet. Here's how the whole process is explained. Data center value chain, planning and design. Before building a data center, people plan what it looks like and how it will work. Building the data center. Once plans are ready, construction workers help to build the data center. Installation of equipment. तो equipment install होता है. फिर connecting to the internet के internet से connect हो. फिर cooling system से connection है. फिर maintenance के लिए चाहिए. फिर data center की security होती है. फिर energy management है, right. फिर providing services है. upgrading technology के लिए use होता है, right. अब हम यहाँ देखते हैं कि which companies are involved in the data center value chain, right, as per the report, right. So again a question. Anantraj targeting a capacity of 300 megawatt, Techno Electric 40 megawatt, Cummins gensets बनाती है, Netweb है, Orion Pro है, Black Box है, E2E network है, Blue Star है, right. So these companies play various roles when it comes to data center value chain. Can you see how beautiful it is to just get information in a very simplistic sense? एक और क्वेश्चन पूछते हैं. How fast is the industry growing? How fast is the data center industry growing as per the report? ये भी आंसर आ जाएगा हमारे पास, राइट. की कैपेसिटी 1.2 गीगावाट से 3.2 हो रही है. तो 40% CAGR over next 5 years, right? So again, surge is driven by rising demand for IT infra due to increased adoption of cloud services. So again, this is the beauty of using Perplexity because it will reason with you. It's like Google Notebook LLM, but it's just like you're talking to someone who's a deep thinker, right? And अब हम चलते हैं towards an additional tool. तो ये additional tool transcription के लिए. तो बेसिकली यहाँ पे जैसे हम लोगों की जो पीयर टू पीयर वाली वीडियो थी जेनसेट इंडस्ट्री की, तो वैसे कई लोग क्या करते हैं कि हमारी सारी यूट्यूब की वीडियोस ही डाल देते हैं एआई पे एंड वहां से फिर इन्फ्लुएंस ड्रॉ करते हैं. तो हमने पीयर टू पीयर एनालिसिस करा था जेनसेट इंडस्ट्री का, जो लास्ट संडे वीडियो बनाई थी, राइट. तो पूरी की पूरी वीडियो यहाँ पे डली हुई है. नाम क्या है इसका? turboscribe.ai, राइट. turboscribe.ai एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट एआई दैट आई फाउंड, जो पूरा का पूरी चीज को बेसिकली ट्रांसक्रिप्ट फॉर्म में ले आती है. कुछ टाइपोस फिर भी रहते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे किर्लोस्कर ऑयल का और कमिंस का एक पीयर टू पीयर कंपैरिजन करा था, तो पूरे के पूरे का मैंने ट्रांसक्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया. तो आई कैन ऑल्सो लिसन टू इट. जस्ट फॉर एग्जांपल, परसेंटेज आई, फिर कमिंस की 29% आई, किर्लोस्कर ऑयल की 16% रेवेन्यू ग्रोथ आई. देन Q1 FY24 में 31% और 36%. यहाँ पे प्री बाइंग हुई थी CPCB4 के लिए, तो काफी ज्यादा लोगों ने पहली जेनसेट्स खरीदने स्टार्ट कर दिए थे. फिर एनसोइंग क्वार्टर्स में अगर आप देखेंगे एक स्लो डाउन था, पर फिर भी Q3 के अंदर 16 और 13% एंड Q4 के अंदर 20 और 22%. तो इस इंडस्ट्रियल अप साइकिल में हम कह सकते हैं कि दोनों 15 to 20% की रेट पे अपनी रेवेन्यूज को ग्रो कर रहे हैं. एंड Q1 में 4% और 5% के आसपास रेट ऑफ ग्रोथ आया, क्योंकि जुलाई मंथ में अब कंप्लीटली CPCB4 का ट्रांजिशन हो चुका है. तो माने जो भी प्री बाइंग थी अभी हो गई, बट अभी Q2 के अंदर हो सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यूज में डिक्लाइन हो या वॉल्यूम में डिक्लाइन हो, पर रेवेन्यू हो सकता है फ्लैटिश भी आ जाए, क्योंकि 30 to 40% ग्रोथ आपकी जो रियलाइजेशन है उसके अंदर हुई है. ईबिट मार्जिन देखते हैं तो आपको पता लगेगा कि एक बड़ी, तो बेसिकली यू कैन कन्वर्ट द लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल ऑडियो टू ट्रांसक्रिप्ट्स जस्ट टू रीड देम इफ यू हैव अ लैक ऑफ टाइम. तो पर्पस क्या था इन सारे टूल्स को सिखाने का? कि आप अपना पर्सनल रिसर्च एनालिस्ट खुद बना पाए,
एंड अगर आपने SOIC मेंबरशिप करी हो तो आपके दिमाग में तो ऑलरेडी सारे मेंटल मॉडल्स हैं, चाहे वो टेक्निकल्स के हो, फंडामेंटल्स के हो, स्टेज एनालिसिस के हो, सारी चीजें हो. तो यू हैव द वर्ल्ड एट योर हैंड बिकॉज टुडे वी आर लिविंग in an environment where you can actually have a personal assistant at barely $5-10 per month, right? Or actually cost, some of them are even free, जैसे Perplexity अभी free है, right? Google Notebook LLM free है, right? Even though इनके pro और paid version भी है, अगर किसी को वो साइन अप करना है तो वो भी कर सकते हैं. So you will have your own research analyst working for you, but first you have to become a research analyst yourself and you have to upgrade yourself. With this, let's go towards the conclusion of the video. So in conclusion, we can say कि इस वीडियो में हमने देखा कि कौन कौन से AI tools आप यूज कर सकते हैं to refine the process of your research further. कि कैसे आप अपने रिसर्च का प्रोसेस ईजी कर सकते हैं, कैसे आप स्टॉक्स को स्क्रीन कर सकते हैं, कैसे आप इंडस्ट्रीज को पढ़ सकते हैं, कैसे आप वैल्यू चेन्स की स्टडी कर सकते हैं, कैसे आप इंडस्ट्रीज को पढ़ सकते हैं, कैसे आप बॉटम्स अप स्टॉक्स को कंपेयर कर सकते हैं, एंड कैसे कैसे आप चार्ट्स का भी एनालिसिस कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो के अंदर सीखी. एंड एक्चुअली में जितने आप स्मार्ट क्वेश्चंस पूछेंगे उतने आपको स्मार्ट आंसर्स मिलेंगे. तो दिस इज अ डे एंड एज, more than any other day and age, where asking smart questions can actually lead you to a lot of value addition. Thank you so much for watching this video. Hope to see you in the next business analysis of SOIC, and do let us know in the comment section below कि हमें कौन सी इंडस्ट्री पे अगली वीडियो बनानी चाहिए. जय हिंद.